like your help. हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग टर्किश ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जो अभी रिसेंटली ही रिलीज हुआ है। और उस ड्रामे का टर्किश नेम है याली चैप्किन एंड इन इंग्लिश इट इज नोन एज गोल्डन बॉय। सो गाइस, इस ड्रामे को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका छोटा सा इंट्रो आप लोगों को दे देती हूँ। बेसिकली हमें इस ड्रामे में दिखाया जाएगा कि हमारे शो का मेल लीड एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी गलत आदतों से परेशान होकर उसके ग्रैंडफादर जबरदस्ती उसकी शादी अपने ही होम टाउन की एक लड़की से करा देते हैं। सो गाइस, आइए देखते हैं कि फेरेट के दादाजी का उसकी शादी वाला ये डिसीजन कितना सही साबित होगा। क्या ऐसा करने से वो सुधर जाएगा और अपनी वाइफ को एक्सेप्ट कर लेगा, या उसकी शादी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। सो गाइस, प्लीज आगे के एपिसोड्स देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आज की वीडियो देखकर कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू। ड्रामे की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की हमारे मेल लीड फेरेट के रूम में चुपके से एंटर करती है और वहां जाकर उसके बेड पर लेट जाती है बिना किसी आवाज के, जिससे फेरेट की आंख ना खुले। और फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि उनके हाउस इंचार्ज मिस्टर लतीफ पूरे स्टाफ को उनकी डेली ड्यूटीज बताकर अपने बॉस मिस्टर हलीस कोहरान के रूम में आते हैं उनकी हेल्प करने रेडी होने में। मिस्टर हलीस कोहरान अंताब की एक वेल नेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो अपनी फैमिली के मेन हेड है, लेकिन दिखाया जाता है कि उनके घर पर एक लेडी पुलिस लेकर आ जाती है, जिसे मिस्टर हलीस देख लेते हैं और लतीफ को पता करने के लिए बोलते हैं कि इतनी सुबह पुलिस यहाँ क्या कर रही है। फिर मिस्टर लतीफ वहाँ जाकर उस कमिश्नर से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि आप लोग यहाँ किस काम से आए हैं। तो कमिश्नर उन्हें बताते हैं कि इस लेडी का कहना है मिस्टर फेरेट जबरदस्ती इनकी बेटी को यहाँ ले आए हैं। और ये सुनकर मानो पूरे घर में हलचल मच जाती है और मिस्टर लतीफ भी कमिश्नर से मना करते हुए कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दिखाया जाता है कि उस लेडी के शोर करने पर फेरेट के डैड मिस्टर ओरहान नीचे आ जाते हैं और वहां आकर कमिश्नर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का। तो वो लेडी कहती है, हाँ, मेरे पास मेरी बेटी का मैसेज है जिसमें उसने मुझे बताया था कि फेरेट जबरदस्ती उसे अपने घर लेकर जा रहा है। और ये सुनकर ओरहान कुछ बोल पाते इससे पहले ही पीछे से गुस्से में मिस्टर हलीस की आवाज आती है। तो और वो भी कमिश्नर के पास आकर उनसे कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में मेरी बिना परमिशन के आने की। तो फिर कमिश्नर भी उनसे एक्सक्यूज करते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस लेडी ने आपके ग्रैंडसन के ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगाया है। मिस्टर हलीस भी गुस्से में कहते हैं कि फेरेट ऐसा क्यों करेगा, और मिस्टर लतीफ को इशारा कर फेरेट को बुलाने के लिए भेज देते हैं। और दिखाया जाता है जब मिस्टर लतीफ फेरेट के रूम में जाते हैं तो वहाँ उन्हें वो लड़की फेरेट के बेड पर दिख जाती है, मगर फेरेट खुद उस लड़की को देखकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। और वहाँ खड़े मिस्टर लतीफ को भी देखकर कहता है कि मेरा यकीन मानिए, मैंने आज इसे पहली बार देखा है और मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। तो मिस्टर लतीफ बताते हैं कि इस लड़की की मॉम ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है कि तुमने इसे किडनैप किया है, इसलिए नीचे पुलिस आई है। और दिखाया जाता है कि वो लड़की भी जल्दी से वहां से भागकर अपनी मॉम के पास चली जाती है रोने का ड्रामा करती हुई। ये देखकर उस लड़की की मॉम मिस्टर हलीस से कहती है कि अब बताइए कौन झूठ बोल रहा है, मेरी बेटी आपके घर में कैसे आई। और कमिश्नर से कहती है कि मुझे इन सब के खिलाफ केस करना है। और अपनी इतनी इंसल्ट होने के बाद और ये सब सुनने के बाद मिस्टर हलीस को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो वहां से जाते हुए अपने बेटे से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मैटर सॉल्व करो। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन से वापस आने के बाद मिस्टर ओरहान अपने डैड के रूम में जाते हैं, जहां मिस्टर हलीस उनसे कहते हैं कि तुम एक अच्छे बेटे तो बन गए, लेकिन तुम आज तक एक अच्छे बाप नहीं बन पाए। और तुमने फेरेट को भी अब्रॉड इसीलिए भेजा था ना, जिससे वो स्टेबल हो जाए और अपनी जिम्मेदारियों को समझे। लेकिन देखो क्या हुआ, आज रिजल्ट सबके सामने है। आज हमारा नाम टीवी में आ रहा है और हमारी कितनी बदनामी हो रही है। वरना आज तक यहाँ पुलिस हमें सलाम करने आती थी और आज तक किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती थी मुझसे नजरें मिलाने की। लेकिन देखो, आज तुम्हारे बेटे की वजह से यहाँ पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर आई है। ये सुनकर ओरहान भी उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है इस बार फेरेट की कोई गलती नहीं है,
क्योंकि उसके गार्ड आबिदीन ने भी खुद कंफर्म किया है कि उसने खुद उसे रात को रूम में छोड़ा था, और मुझे लगता है ये सब कोई उसे फंसाने के लिए ही कर रहा है। ये सुनकर मिस्टर हलीस को भी गुस्सा आ जाता है और वो उनसे गुस्से में ही कहते हैं, तो किसी ने तुम्हारे बड़े बेटे फुआद को क्यों नहीं फंसाया? हर बार हर चीज़ में तुम्हारे छोटे बेटे का ही क्यों नाम आता है? और मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार समझाया था कि सब चीज़ों को कंट्रोल करना सीख लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अब बस एक ही रास्ता है कि हमें फेरिट की शादी करनी होगी, इससे पहले ये लड़की हमारे लिए मुसीबत बन जाए। इसलिए जाओ जाकर अपनी भाभी इफाकत से बात करो और उससे बोलकर हमारे होम टाउन से कोई लड़की ढूंढकर फेरिट की शादी कर दो। फिर बाद में फेरिट की मॉम भी उसके पास आकर उसको समझाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारे दादा का डिसीजन बिल्कुल सही है, तुम उसे मान लो। मगर फेरिट शादी करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं वापस अब्रॉड चला जाऊंगा क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी। और वैसे भी आप लोगों को तो मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, मगर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि वो लड़की कौन है और मेरे रूम में कैसे आई। ये सुनकर उसकी मॉम भी उससे कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना तुम्हारी परमिशन के और बिना किसी के देखे कोई तुम्हारे रूम में आ जाएगा। फेरिट कहता है कि बहुत रास्ते हैं और मैंने ऐसा पहले भी बहुत बार किया है, लेकिन आपको ये नहीं पता। ये सुनकर उसकी मॉम भी गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे दादा ने डिसीजन ले लिया है और अब तुम्हें उसे ही फॉलो करना होगा। फेरिट भी उनसे कहता है कि अभी मैं अपना ध्यान तक नहीं रख सकता और ना ही मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है, तो मैं किसी और का कैसे रखूँगा। और मैं अभी पेलिन के साथ टाइम तक स्पेंड नहीं कर रहा, तो मैं अचानक से उससे ये कैसे बोल दूँ कि चलो शादी कर लेते हैं। ये सुनकर उसकी मॉम उससे कहती हैं कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी, बल्कि तुम्हारे दादा ने अपने होम टाउन की ही किसी लड़की से तुम्हारी शादी करवानी है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हलीस के होम टाउन का व्यू दिखाया जाता है, जहां मिस्टर काजिम, जो कि हमारी फीमेल लीड के डैड होते हैं, वो अपने डैड की डेथ के बाद अपनी फैमिली की रेपुटेशन को मेंटेन करने के चक्कर में अपनी फैमिली प्रॉपर्टीज बेच देते हैं, लेकिन अपने गांव के लोगों को इस बारे में पता चलने नहीं देते। और दिखाया जाता है कि उनकी सोच बहुत बैकवर्ड होती है, जहां वो अपने घर की लेडीज को एज अ स्लेव ट्रीट करते हैं और आज तक अपनी वाइफ पर गुस्सा करते हैं बेटा ना होने की वजह से। और वहीं बैठी मिस्टर काजिम की आंटी भी उन्हें समझाती हैं कि लड़कियों की स्टडी पर इतना पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जल्दी से इनकी शादी करके इन्हें यहाँ से भेज दो। जिसे सुनकर सेरन, जो कि हमारी फीमेल लीड होती है, वो बहुत अपसेट हो जाती है और जाकर ये बात अपनी बड़ी बहन सूना से कहती है कि इन लोगों को बस तुम्हारी शादी की जल्दी है और उसके बाद मेरी, लेकिन मुझे अभी पढ़ाई करनी है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि काजिम अपनी वाइफ एस्मा को कुछ पैसे देता है और कहता है कि जाओ जाकर शॉपिंग कर कर आओ दोनों बेटियों को लेकर, और उससे कहता है कि मार्केट में एक न्यू और एक्सपेंसिव स्टोर खुला है, तुम्हें वहां जाना है, लेकिन वहां जाकर कुछ खरीदना नहीं है। और बाद में दिखाया जाता है कि काजिम की आंटी उन तीनों को कुछ ड्रेसेस देती हैं और कहती हैं कि बहुत अच्छे से तैयार होकर जाना, लेकिन मार्केट में जाकर सस्ते कपड़े खरीदना और उसे फैंसी बैग में रख कर लेकर आना, जिससे लोगों को ये लगे कि तुमने बहुत सारी शॉपिंग की है। और फिर दिखाया जाता है कि मिसेस अस्मा अपनी दोनों बेटियों के साथ मार्केट जाती है विंडो शॉपिंग करने के लिए, लेकिन सेरन मौके का फ़ायदा उठाकर अपने बॉयफ्रेंड यूसुफ से मिलने चली जाती है अपनी बहन को बताकर। जहां यूसुफ भी सेरन से पूछता है क्या तुम्हारी बहन के लिए कोई लड़का मिला, क्योंकि उसके बाद ही तो हमारी शादी होगी ना। ये सुनकर सेरन कहती है अभी नहीं, पहले मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, उसके बाद मैं खुद डैड से हमारी शादी के बारे में बात कर लूँगी। और वहीं दूसरी तरफ मिसेस एस्मा भी सूना के साथ मिस्टर काजिम की बताई हुई न्यू शॉप में जाती हैं विंडो शॉपिंग करने के लिए, जहां सेरन भी यूसुफ से मिलने के बाद आ जाती है और वहां आकर जानबूझकर सूना की पसंद की गई ड्रेसेस को रिजेक्ट कर देती है, जिससे उन्हें वो ड्रेसेस खरीदनी ना पड़ जाए। और जैसा कि उन लोगों को बताया गया था, वो बिना किसी एक्सपेंसिव ड्रेस के या किसी चीज़ के वापस अपने घर आ जाती हैं।